खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, आज खबरें हैं और जरूरी खबरें हैं। और एक समय तक देश में होम लोन के कम होने पर बड़ा बज़ हुआ करता था। मुझे याद है एक बार अर्थात का एपिसोड हम लोग यहीं ऑफिस से शूट कर रहे थे, पिछले महीने की बात है। तो कुछ लोग आपसे पूछने लगे थे एपिसोड के बाद कि सर होम लोन का क्या सही समय होता है। एपिसोड के बाद कुछ हमारी टीम के ही कुछ लोग आपसे बातचीत कर रहे थे। आपने कहा भी था कि ये सही समय है और मुझे उस दिन की आपकी बात याद है। ये सही समय है अगर होम लोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद की स्थितियां बड़ी असामान्य हो सकती हैं। और मैंने उस समय भी कहा था कि भारत में होम लोन की दर पिछले 10-12 साल के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। और यदि आपके पास कर्ज चुकाने की क्षमता है और आपके पास मकान लेने की हैसियत है, तो ये सबसे अच्छा समय है जब आप रहने के लिए तो कम से कम मकान खरीद ही सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस होम लोन के रेट नीचे है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। अब स्थितियां बदल रही हैं और वो बदलाव सिद्धांत बहुत अर्थपूर्ण है। वो कई सारी महत्वपूर्ण चीजों की तरफ आने वाले समय में जो हमारे आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, सीधे स्ट्रेट प्रभावित करेंगी, उनकी तरफ इशारा करता है, जो आज की एक महत्वपूर्ण खबर है। जरूर। और उसके अलावा बैंकों के एनपीए पर एक रिपोर्ट आई है इकरा की, तो उस रिपोर्ट पे बातचीत करेंगे। और तीसरी खबर जो है हमारी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे है, जो शुगर के एक्सपोर्ट पे और शुगर को लेकर जो दोनों कंट्रियों के बीच का बायलैटरल रिलेशनशिप रहा है, जो बीते दिनों का टसल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में शुगर के प्राइसेस में भारी तब्दीली आई है। इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली खबर हम लोग अंशुमान जी बैंकों के एनपीए पे बात करते हैं, ठीक है। इकरा की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि मार्च 2021 के आखिर तक बैंकों के एनपीए जो है वो 9.7% तक बढ़ सकते हैं। और इस पूरे पीरियड को एक साल आगे शिफ्ट कर दीजिए, यानी मार्च 2022 में चले जाइए, तो ये एनपीए जो है इसकी अधिकतम जो सीमा हो सकती है इकरा के मुताबिक वो 10.2 10.2% हो सकती है। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे अगर ये जो मोटा मोटी ये हिसाब इसके आसपास ही बैठता है, ये भी देखा गया है। तो इसको कैसे समझें हम, इस आंकड़े को, इस एनपीए को। एनपीए मतलब जो लोगों को नहीं पता वो उनको बता दें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक के जो लोन है, जो बैंकों के पास कभी लौट के नहीं आने वाले, वो बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं, तो बैंक उनको अपने एनपीए में डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसको कैसे समझें? और क्या कोविड और लॉकडाउन के बाद जो एक इंक्रीज है लगभग 1% का पिछले साल के मुकाबले एनपीए में, जो संभावित एनपीए जो दिख रहा है अभी, क्या ये एक बहुत भयानक स्थिति जैसी हो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, या क्या है? सिद्धांत, अब इस आंकड़े के साथ एक और आंकड़ा हम रख लें तो हमें पूरी चीज समझ में आ जाएगी। आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, जो हर साल आती है, उसने भी ये कहा था कि अगले साल तक भारत में बैंकों के एनपीए या इनकी जो स्ट्रेस्ड एसेट है, यानी जो ऐसे कर्ज जो फंसे हुए हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो उनके टोटल लोन के रेशियो में 11% तक जा सकते हैं, 11.5% तक जा सकते हैं। अब हमारे पास इकरा और आरबीआई की भी रिपोर्ट और बाकी बहुत सारे लोग, मोर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि भारत में बैंकों के एनपीए बढ़ने वाले हैं। यहां से इसे दो तरह से समझना जरूरी है। कोविड का असर उद्योगों पर पहले हुआ, अब बैंकों पर उसका असर शुरू होने वाला है। क्योंकि पहला हिट उद्योगों को लगा जब उन्होंने मॉरेटोरियम लिए, उन्होंने अपने लोन रिस्ट्रक्चर कराए, उन्होंने अपने कर्ज नहीं चुकाए, चाहे उद्योग हो या उपभोक्ता हो। हमेशा बैंकों पर उसका असर एक लैग इफेक्ट के साथ आता है, एक समय के साथ आता है। तो अब आपको यहां से, क्योंकि हम चौथे क्वार्टर के नतीजों के करीब खड़े हुए हैं, बैंकों के चौथे क्वार्टर के नतीजों पर पूरे बाजार की निगाह है, प्रमुख बैंकों के जो आने वाले हैं। उसके बाद अब पूरे अगले 3 महीने 4 महीने तक आपको लगातार ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी कि बैंकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमें बताई जा रही थी। और हमारे दर्शक याद करेंगे कि हमने पिछले साल के दौरान, कोविड की चर्चा के दौरान, एक से अधिक बार कहा था कि भारतीय बैंकों की समस्या कोविड के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। और शायद यही वजह है कि सरकार को इस बार बहुत हाई स्पीड मोड में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन, विलय, मर्जर, इसकी सबकी कोशिश शुरू करनी पड़ी है। यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है कि
कम से कम 5 या 6 बैंक तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के तहत हैं, जिनको सरकार ने अभी इक्विटी दी है। सरकार को बजट से पैसा देना पड़ा है क्योंकि वो आरबीआई के हिसाब से अपने कर्ज देने की जो फंसे हुए कर्जों की सीमा थी, जो उसका लाल निशान था, उसे पार कर चुके हैं। ये पूरी परिस्थिति बैंकिंग सेक्टर में आने वाले समय में बढ़ने वाले स्ट्रेस की तरफ और गंभीर स्ट्रेस की तरफ इशारा करती है। कई बैंकों की अगर बेस कैपिटल या उनकी इक्विटी या उनकी जो सिक्योर्ड कैपिटल है वो खत्म होती या कम होती है, तो सरकार को उसमें पैसा डालना पड़ेगा। और इससे पहले ये जरूरी है कि या तो उनका प्राइवेटाइजेशन हो जाए या उनका विलय हो जाए या उन्हें नई पूंजी मिल जाए, एक चीज। दूसरी चीज ये कि बैंक अब कर्ज देने में और ज्यादा सतर्कता बरतेंगे, जबकि सरकार इसका उल्टा और आरबीआई इसका उल्टा है, कह रही है कि आप कर रहे हैं वो लोग और ज्यादा कर्ज डालिए और ज्यादा कर्ज छोड़ा जाए। तो अब बैंक इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि उनके जो पिछले कर्ज हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर जा चुके हैं। मॉरिटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग ने जो कोविड मंदी का कर्ज है वो भी उन्हें बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। और तीसरी बड़ी चीज ये कि जो ये दूसरा फेज आया है, जो दूसरी या तीसरी जो भी लहर आप माने कोविड की जो अब आई है, जिसके कारण लॉकडाउन शुरू हुए हैं, जिसके कारण चैलेंज बढ़ते चले जा रहे हैं, ये और बैंकों के लिए चुनौती बनने वाले हैं। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर के लिए हमेशा मंदी सबसे खतरनाक होती है। उद्योग तो व्यवस्था में वापस आ जाते हैं। और इसलिए हमने पहले भी चर्चा में कहा था सिद्धांत कि उपभोक्ताओं, बेरोजगारों और बैंकों, इनकी मंदी जल्दी दूर नहीं होती और इन दोनों की मंदी की समस्या रहेगी। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर को लेकर आने वाले समय में दबाव रहेगा। ये आंकड़ा ये भी हमको बताता है कि लोगों की जो डेप्ट सर्विसिंग कैपेबिलिटी है, यानी कर्ज चुकाने की जो क्षमता है अक्रॉस द सेक्टर्स, चाहे वो कंज्यूमर हो या वो एमएसएमई हो, उस पर भी गहरा असर पड़ा है, जो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जब कारोबार बंद है, रिटर्न नहीं आ रहा है, तो लोग कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। और एक और चीज अंतिम बात इसमें जोड़ना जरूरी है कि अगर आप इसे पिछले 1 साल में नए कर्ज की मांग के आंकड़े के तौर पर देखें तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? 2%, 3% क्योंकि लोग कर्ज लेने को तैयार नहीं है और बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो एक आदमी एक बार कर्ज नहीं चुका पाया, उसे दोबारा कर्ज देने में उसने मॉरिटोरियम ले लिया, बैंक को 10 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप एक बार बैंक से माफी मांगते हैं कि भाई साहब मॉरिटोरियम का हम ऑप्ट इन कर रहे हैं। बैंकों ने भी मॉरिटोरियम को एकदम लागू नहीं कर दिया था, उन्होंने ऑप्शनल रखा था। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑप्शनल रखा था कि आप आइए तब हम उसको देखेंगे। कई केसेस में ऐसा भी हुआ था, जहां तक मुझे पता चला कि कई लोग मॉरिटोरियम लोन पहुंचे थे तो बैंकों ने डिस्करेज भी किया था उनको। हाँ, बताइए अंशुमान जी। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, बैंक का क्यों मॉरिटोरियम देना चाहेंगे, लेकिन उस समय तो चूंकि सरकार का आदेश था कि आप ब्लैंकेट मॉरिटोरियम ले सकते हैं, तो लोगों ने ले लिया। लेकिन जैसे ही मॉरिटोरियम खत्म हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम आई, जो कि कामत कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर आई थी, वहां बैंकों ने अपने पूरे डिस्क्रिएशन का इस्तेमाल किया और उन्होंने लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की। बहुत सारे लोगों के लोन रिस्ट्रक्चरिंग रिफ्यूज किए गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बैंकों के एनपीए तो बढ़ सकते हैं, ऐसी बातें हो रही है। होम लोन पे बात करें। होम लोन के रेट बहुत अपने न्यूनतम स्तर पे थे। कई सारे लोगों ने अपने लोन को ट्रांसफर करवाया इसी पीरियड में। कई सारे लोगों ने नए लोन उठाए। मतलब एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का एक दौर जो 2016 में थोड़ा डिसरप्ट हुआ था नोटबंदी के बाद से, इस होम लोन में इंटरेस्ट में कमी से थोड़ा बहुत पेस पकड़ता हुआ दिखाई देने लगा था। लेकिन अब होम लोन के रेट फिर से, इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ने लगे हैं। एसबीआई ने ही 25 बेसिस पॉइंट्स अपने होम लोन के रेट में, इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। 6.70 था, 6.95 हो गया। क्यों किया एसबीआई ने ऐसा अंशुमान जी? क्या कारण रहे होंगे? और इस पूरे अब क्या वो सस्ते होम लोन के एसईओ और कीवर्ड्स का जमाना चला गया? अब सब कुछ फिर से नए तरीके से रिस्ट्रक्चर होगा, या आरबीआई ने जो अब स्टेटस को की बात कही है अपने, जिसको हम कल खर्चा पानी में डिस्कस कर रहे थे, यहां से इसका क्लू मिल रहा है? हाँ, यहाँ से इसका क्लू मिल रहा है। रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी कल आने वाली है, जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उससे पहले देश के 7 तारीख को उससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक ने, जिसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, उसने ये संकेत दे दिया है कि कम से कम कंज्यूमर लोन के बाजार में सस्ती कर्ज दरों के दिन अब पूरे हो चुके हैं। यहां से कर्ज दरें या ब्याज की दरें नीचे होने की संभावना समाप्त हो चुकी है। और यह बात बैंक ने बाजार के जरिए आरबीआई को संकेत दे दिया है कि
कल जब आप मौद्रिक नीति पर चर्चा करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप रेपो रेट में कोई कटौती करते भी हैं तो हमसे उम्मीद मत करिएगा कि हम कर्ज और सस्ता कर सकेंगे। और ये यहां से वो जटिल परिस्थिति आती है जहां पर सरकार ये चाह रही है कि लोगों को या कंज्यूमर्स को जो कर्ज लेना चाहते हैं वो सस्ता कर्ज मिले। बैंक्स को ये लग रहा है कि अब उन्हें अगर इससे नीचे वो कर्ज की दर घटाते हैं तो उनके डिपॉजिटर्स भागने लगेंगे, क्योंकि हम डिपॉजिटर्स पर लंबी चर्चा कर चुके हैं। जब सरकार का छोटी ब्याज दर वाला जो नोटिफिकेशन आया था और जो गूफ अप हुआ था और फिर जो रोल बैक हुआ था, अब 4 से 5% की एफडी की रेट है जी। अगर एक कट और करना पड़ा बैंकों को अपने ब्याज दरों में, तो फिर तो इन्वेस्टर्स के लिए, जो बैंक डिपॉजिटर्स हैं, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और बैंकों को दिखाई दे रहा है कि लंबे समय में लोग कर्ज नहीं लेना चाहेंगे, बचत करना चाहेंगे और इसलिए उन्हें उतने तो प्रोत्साहन कम से कम मिलते रहें जिससे वो बैंकों में पैसा रखे रह सके। एक चीज, पहला तो संकेत है कंज्यूमर के एंगल से। दूसरा संकेत, इसको बहुत सफाई के साथ बैंकिंग उद्योग ने नॉर्थ ब्लॉक को बता दिया है, जो 7.5 लाख करोड़ की बारोइंग का पर्चा लिए अपने हाथ में बैठा है और वो पर्चा रिजर्व बैंक को दिया गया है कि भाई ये जाओ बाजार से कर्ज लेके आओ। बाजार भारत के सबसे बड़े बैंक ने बता दिया है कि सरकार अगर ये उम्मीद करती है कि उसको सस्ता कर्ज मिल जाए तो इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हो चुका है। और ये बात हमें कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में देखनी पड़ेगी या पता चलेगी हमें कि रिजर्व बैंक ने सरकार के बॉन्ड्स पर या सरकार के बॉन्ड की यील्ड्स के बारे में क्या स्टैंड लिया है और वो क्या बताना चाह रहा है। और तीसरी और अंतिम बात, यहां से यह भी संकेत मिलता है सिद्धांत कि अब आरबीआई, जिसकी बात हम कल कह रहे थे कि आरबीआई को सस्ते ब्याज दरों के दौर की पूरी प्रक्रिया और बाजार में पूंजी छोड़ने की जो व्यवस्था थी उससे एग्जिट करना था, एसबीआई एग्जिट कर गया है उस व्यवस्था से। देश का सबसे बड़ा बैंक, उसने एग्जिट शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक भी शायद इसे एग्जिट करेगा। महत्वपूर्ण यह है कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक चेन रिएक्शन की शुरुआत है ये। हाँ, और इसके बाद अब क्या है कि चूंकि सबसे बड़ा बैंक अपने रेट बढ़ा रहा है तो बाकी बैंकों की भी बैलेंस शीट पर प्रेशर है, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर है। तो जैसे ही ये चौथे क्वार्टर के बैंकों के नतीजे हमारे सामने आएंगे और बैंकों की वित्तीय स्थिति की तस्वीर खुलना शुरू होगी, मुझे लगता है और बहुत सारे बैंक ऐसा करेंगे। एक चीज और यहाँ समझना जरूरी है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों ने ब्याज दरें घटाकर भी पिछले साल भर में काफी कुछ ब्याज दरें घटाई। हालांकि पूरा जितनी कटौती आरबीआई ने रेपो रेट में की उसका केवल 60-70% हिस्सा ही ट्रांसमिशन हुआ, जिसको कि हम बैंकिंग भाषा में कहते हैं कि उसका केवल 60-70% हिस्सा ही कर्ज की दर में या ब्याज दर में गया, बाकी बैंकों ने नहीं किया। लेकिन बैंकों को एक चीज समझ में आ गई कि ब्याज दर कम होने के बाद भी होम लोन की डिमांड नहीं बढ़ रही है। यानी होम लोन लेने वाले लोग जिनके पास पहले वो अपनी इनकम को लेकर, अपनी आय को लेकर जब सेटिस्फाई हो जाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे, मुतमईन होंगे, तभी तो वो कर्ज लेने जाएंगे। तो बैंकों को लग रहा है कि यार कर्ज तो सस्ता किया, कर्ज लेने वाले आए नहीं, तो इससे बेहतर है कि अब थोड़ा बहुत बढ़ाकर देखा जाए। तो ये वही स्थिति है जो आपको कार के बाजार में दिखती है कि कारें बिक नहीं, तो चलो कार की कीमत ही बढ़ा दी जाए। तो अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमें महंगाई हर तरह से, खपत की दृष्टि से भी, कर्ज की दृष्टि से भी ऊपर जाने वाली है। और यही दुविधा है रिजर्व बैंक की, जिसके छाया में या जिसके कॉन्टेक्स्ट में कल की मौद्रिक नीति हमारे सामने आएगी। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा कल आया, जिसके बाद फिर हम पाकिस्तान की खबर पर आते हैं, जिसका हम जिक्र कर लें कि भारत में औद्योगिक उत्पादन में रिकवरी की रफ्तार इतनी बुरी तरह टूटी है कि वो 7 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई। 7 महीने के न्यूनतम स्तर पर हमारे पास पीएमआई का आंकड़ा आ गया। इससे पहले हमारे पास कोर इंडस्ट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का आंकड़ा आया था। तो ये बता रहा है कि वो जो रिकवरी शुरू हुई थी और जिसको लेकर हमें बहुत उत्साह बताया जा रहा था, जिसके बारे में हम बार बार कहते थे कि ये फ्रेजाइल है, ये कमजोर है, इसके पांव नहीं है, इसको टिकने के लिए लोगों की जेब में पैसे चाहिए, लोगों की खपत चाहिए। वो रिकवरी वापस स्लाइड होने लगी है। पीएमआई में बढ़ोतरी एकदम तेजी से गिरी है, कोर इंडस्ट्री में बढ़ोतरी तेजी से गिरी है। क्या ये जीडीपी के बारे में हमारे अनुमान फिर बदलेगी? क्या आने वाले समय में भारत की आखिरी क्वार्टर की जीडीपी को लेकर जो संभावना जाहिर की जा रही थी कि यह सबसे अच्छा क्वार्टर होने वाला है, वैसा नहीं होगा? क्या रिवाइज्ड जीडीपी आंकड़ों में हम परिवर्तन देखेंगे और इसका असर अगली 2 क्वार्टर्स में कितना आएगा? इस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके आंकड़े हमारे पास अभी
थोड़ा सा रिफाइन होकर होकर आने में एक हफ्ता लगेगा। खासतौर पर आरबीआई कल ये बताएगा कि भारत की रिकवरी में दम कितनी है, उसके पैर कितने में। और मेरे ख्याल से अब बैंकों में वो सस्ते लोन के रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो चले गए हैं, वो दिन चले हाँ, गए। और मतलब मुझे लगता है कि बैंक अलग अलग तरीके से अपने अपने कंज्यूमर के प्रोफाइल्स के हिसाब से 15 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट, क्योंकि 6.95 का मतलब यह है कि भारत में होम लोन की दरें औसत 7% के आसपास फिर आ गई, जो कभी 6.5, 6.25 के आसपास हुआ करती थी, 7% के आसपास आ गई। और ये 7% बेसिक रेट है सिद्धांत, समझना जरूरी है। हमारी और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो सबको 7% पर लोन नहीं मिलता है। किसी को 7.5 मिलेगा, किसी को 8 मिलेगा, किसी को 8.5 मिलेगा। 7% का बेसिक रेट है, तो अब 7% के बेसिक रेट के ऊपर गणना शुरू होगी होम लोन की। तो मुझे लगता है कि बड़े जो निजी बैंक है, HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंक, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार करेंगे और उसके बाद शायद इस संदर्भ में कुछ संकेत देंगे। और आखिरी खबर पाकिस्तान और इंडिया के शुगर चीनी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में चीनी जो है वो 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है, और इंडिया से जो ट्रेड बैन हुआ है पाकिस्तान में, चीनी नहीं जा रही है, उसका बड़ा असर पड़ा है शुमान जी, ये खबरें आ रही हैं। हाँ, क्या है ये? पाकिस्तान दरअसल चीनी के इंपोर्ट के लिए भारत पर बड़े पैमाने पर निर्भर है, और पाकिस्तान का जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, जिसको क्या भारत के ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कंपेट्रिएट मान सकते हैं, जिसको ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, टीसीपी कहते हैं, उसने जो 50,000 टन का ताजा टेंडर फ्लोट किया था वो स्क्रैप करना पड़ा उन्हें, क्योंकि जो ट्रेडर्स उसमें बिड कर रहे थे उनके कोट्स बहुत हाई थे, और उससे बाजार में 100 रुपए के आसपास चीनी पहुंच रही थी। तो इसका असर भारत पाकिस्तान में शुगर की प्राइसेस पर पड़ेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ही खस्ता हाल है, मतलब कुछ खस्ता हाल होती, कुछ बहुत ज्यादा खस्ता हाल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग पिछले 4-5 साल से किसी भी तरीके से कहीं से भी उभर नहीं पा रही, और ऊपर से कोविड ने जैसे दुनिया की सारी इकोनॉमीज को मारा, तो पाकिस्तान को और बुरी तरीके से मारा है। बेल आउट लेना पड़ा है, IMF से पैसा लेना पड़ा है, यूनाइटेड अरब अमीरात से फंड्स लेने पड़े हैं, और अब वहां पर एसेंशियल कमोडिटीज की महंगाई बढ़ती दिख रही है। तो ये फैसला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए को हिट करेगा खासतौर से, या फिर पाकिस्तान, ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान शायद थोड़े समय के बाद कुछ और स्रोतों से शुगर या बाकी चीजों की इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल तो भारत से जो व्यापार में गिरावट आई है, जो रुका है, उसका असर तो अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। इंडिया इज द क्लोजेस्ट ट्रेड पार्टनर व्हिच कुड बी, मतलब सबसे नजदीकी ट्रेड पार्टनर हो सकता था पाकिस्तान का। बीते दिनों पाकिस्तान सरकार ने आदेश भी दिया था, फिर उनको रिट्रैक्ट करना पड़ा चीनी के इंपोर्ट के लिए इंडिया से, फिर उनको रिट्रैक्ट भी करना पड़ा था। तो क्या ये अभी ब्लॉकेड और ये सब कुछ होगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा बुरी स्थिति में चली जाएगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जिसमें मतलब अगर लोग व्यूअर कमेंट में ये लिखे हम लोगों के कि सब आप इंडिया पे बात करते करते पाकिस्तान पे क्यों बात कर रहे हो, हम ये कहेंगे कि भाई हम ओपेक कंट्रीज पे भी बात करते हैं, हम चाइना पे भी बात करते हैं, पाकिस्तान पे बात करते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि इसमें भारत का रोल कितना है। हाँ, एक और चीज महत्वपूर्ण है कि और इसलिए भी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ध्यान दें, जो सजग और पाकिस्तान भारत के रिश्तों की खबरों पर को करीब से ट्रैक करते हैं, उन्हें याद होगा कि पिछले 2 वीक में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार दोबारा खोलने की, नए सिरे से शुरू करने की कुछ चर्चाएं शुरू हुई थी। ऐसा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और कुछ रिश्ते बेहतर होने की और व्यापार खोलने की बात शुरू हुई थी। खासतौर पर ये चर्चा आई थी, जो खबरें हमने पढ़ी थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कॉटन और शुगर को लेकर भारत से ट्रेड को थोड़ा बेहतर करने की या रीओपन करने की कोशिश करेगी। हालांकि बाद में शायद पाकिस्तान की जो कैबिनेट थी उसने इस प्रस्ताव पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, उसे अलग कर दिया। तो हाँ, तो इसलिए ये संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार के रिश्ते आने वाले समय में किस दिशा में जाते हैं। लेकिन सार्क रीजन में भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सार्क के ज्यादातर देशों का जो सार्क में मौजूद है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल का, तो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत में होने वाले उत्पादन की कीमतों का और व्यापार संबंधों का असर पड़ोस की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना स्वाभाविक है।
तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हम कल फिर से आएंगे तमाम खबरों को लेकर, उस पर अंशुमान जी की राय को देखते हुए, सब कुछ को समझते हुए आपके सामने रखेंगे। तब तक आप लल्लन टॉप के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।